हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्निंग क्रिएटिव विद विपिन जैन। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आरबीएनएल के शेयर को। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर में देखा जाए तो पास्ट में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और आप कह सकते हैं कि ये साल रेलवे स्टॉक्स के लिए रहा है। चाहे उसमें आरबीएनएल हो, इरकॉन हो या आईआरएफसी हो, सभी स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। और देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अब सवाल सबके मन में ये है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद क्या रेलवे स्टॉक्स में आगे भी तेज़ी देखने को मिलेगी या आरबीएनएल के शेयर में कहीं टॉप तो नहीं बन गया है। सबके मन में ये सवाल है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि रैली काफ़ी बड़ी रही है। कई गुना ये शेयर अपने निचले लेवल से बढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आरबीएनएल को लेकर मैं थोड़ा सा फ्यूचर एनालिसिस करूंगा। एक बार फिर हम इस कंपनी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इस कंपनी में अभी भी काफ़ी स्टीम बाकी है। जिस हिसाब से इस कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है और देखा जाए तो जिस तरीके से गवर्नमेंट का रेलवे पर फोकस है, जो रेलवे पर गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस कंपनी के लिए आने वाला समय अभी और बढ़िया होने वाला है। जिन लोगों ने आरबीएनएल के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और रेलवे सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं, उनके लिए आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ काम की बात होने वाली है, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स की जो रैली है अभी आगे भी काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे सेक्टर के ऊपर विशेष रूप से फोकस है। रेलवे सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 2023 के बजट में लगभग 2.4 लाख करोड़ का बजट पास किया और जिसके बाद आपने देखा कि रेलवे सेक्टर के अंदर एक नई जान आ गई, क्योंकि रेलवे सेक्टर के अंदर अब नए नए रूट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं, नए नए तरीके से सिग्नल सिस्टम चेंज करे जा रहे हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन्स के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद रेलवे की आप कह सकते हैं एक तरीके से रेलवे का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसका फ़ायदा इन सब कंपनियों को देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर नए नए ऑर्डर बाज़ार में आए, तो जिनके कारण इन कंपनी की ऑर्डर बुक हमें कई गुना बढ़ती हुई दिखाई दी। और आरबीएनएल तो एक ऐसी कंपनी है जो पहले मिनी रत्न कंपनी थी और जो अब नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। कहने का मतलब रेलवे सेक्टर के इस कैपेक्स में सबसे बड़े प्लेयरों में काउंट होती है आरबीएनएल। और आरबीएनएल की अगर ऑर्डर बुक की भी बात करें तो एट प्रेजेंट आरबीएनएल की ऑर्डर बुक लगभग 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और मैनेजमेंट तो यहाँ तक कह रहा है कि हमारी ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ को जल्दी ही टच करेगी। फिर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जैसे आपको बताया कि आरबीएनएल एक रेलवे सेक्टर पर ही फोकस कंपनी नहीं है। आरबीएनएल देखा जाए तो इंफ्रा में अदर एक्टिविटीज़ भी कर रही है। कंपनी के पास देखा जाए तो रोड्स बनाने के भी ऑर्डर हैं और अगर आप कंपनी की ऑर्डर बुक के हिसाब से भी देखें एट प्रेजेंट तो 70,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक में लगभग 35,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर हैं वो कंपनी के पास रेलवे सेक्टर से हैं। तो यानी कि जो कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि आरबीएनएल अब एक रेल इंफ्रा कंपनी से ग्लोबल ऑल इंफ्रा कंपनी बनती जा रही है, तो इसका भी इस कंपनी के लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि अब कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी सारे सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी रोड बनाने का भी कारोबार कर रही है, कंपनी ब्रिजेज एंड टनल बनाने का भी कारोबार कर रही है, कंपनी रेलवे सेक्टर के अंदर सभी तरीके के काम कर रही है। फिर कंपनी को रिसेंटली वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर मिला, जिसमें कंपनी रशिया की जो कंपनी है मेट्रो वैगन मैश के साथ मिलकर कंपनी वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी बड़े हद तक डाइवर्सिफाइड है और जिसको लेकर अब कंपनी के फ्यूचर में काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दिखाई देता है। फिर अभी रिसेंटली G20 समिट में मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर जो न्यूज़ आई, जो प्रपोज़ल आया है, अगर वो भी ज़मीन पर उतरता है और उस पर ऐसे ही काम होता है तो इस कंपनी के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आरबीएनएल जो है फ्रंट रनर है रेलवे सेक्टर के अंदर रेलवे के कैपेक्स का। तो सभी पैमानों पर इस कंपनी के लिए साल बहुत अच्छा रहा और उसका असर कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी दिखने लगा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की ऑर्डर बुक तो वो तो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रही है कि कंपनी के पास जो एट प्रेजेंट ऑर्डर्स हैं वो अगले 3 साल के लिए कंपनी के पास उसकी पूरी ऑर्डर बुक है। तो अगर कंपनी 3 साल उन ऑर्डर को ही एग्जीक्यूट कर ले तो वो भी कंपनी के लिए काफ़ी है। पर फिर भी देखा जाए हमारी गवर्नमेंट लगातार अपना बजट बढ़ा रही है रेलवे सेक्टर को लेकर। 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास का बजट था 2022 में, 2023 में 2.4 लाख करोड़ के आसपास हुआ
और अब 2024 में ये बजट यहाँ से फर्दर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी रेलवे पर काफ़ी फोकस है सेफ्टी के लिए, और नए नए प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट जो है लगातार यहाँ पर प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। फिर वंदे भारत ट्रेन के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा यहाँ पर प्लान गवर्नमेंट के पास है। तो ये तो क्लियर कट है कि आने वाले समय में आपको रेलवे सेक्टर में एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देने वाली है। पर यह भी बात सच है कि आरवीएनएल ने देखा जाए तो परफॉर्मेंस में भी काफ़ी सुधार किया है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है। FY23 इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। FY23 के Q2 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने देखा जाए तो लगभग 5210 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 5130 करोड़ था। तो यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर बढ़त देखी गई है। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 380 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर, जो 393 करोड़ रुपए हो चुका है। और हाफ ईयरली बेसिस पर भी हमें कंपनी का सेम ट्रेंड दिखाई दे रहा है। परफॉर्मेंस पर देखा जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर लगभग 10,009 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 11,063 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर। तो हाफ ईयरली बेसिस पर भी रेवेन्यू में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, लगभग 10% के आसपास की। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें तो 678 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था कंपनी का हाफ ईयरली बेसिस पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि 737 करोड़ रुपए हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल है। फिर अगर आप फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर भी बात करें तो FY23 के अंदर इस कंपनी ने लगभग 21,278 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया, जिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 1,341 करोड़ रुपए का था। तो कहने का मतलब ये कंपनी पिछले साल भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा चुकी है। फिर जिस हिसाब से अब कंपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर और हाफ ईयरली बेसिस पर अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है रेवेन्यू पर, तो उस हिसाब से कंपनी इस साल के अंदर लगभग 22,000 से लेकर 23,000 करोड़ के बीच में यहाँ पर सेल्स करती हुई दिखाई दे रही है। और कंपनी जो मार्जिन पे काम कर रही है हाफ ईयरली बेसिस पर भी जो इस कंपनी का मार्जिन है, तो देखा जाए तो उस हिसाब से कंपनी लगभग इस साल लगभग 1,500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके तहत कंपनी का EPS लगभग 7.28 रुपीज़ के आसपास का होना चाहिए। और अभी अगर पास्ट की भी बात करें, हम कुछ महीने पहले की भी बात करें, तो इस कंपनी में गवर्नमेंट ने OFS किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी स्टेक सेल की, और उस समय लगभग 119 के आसपास का गवर्नमेंट ने प्राइस किया। और मैंने आपको उस समय भी वीडियो बनाकर कहा था कि आप इस OFS से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। शेयर यहाँ पर गिरे तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना, क्योंकि गवर्नमेंट का बेचने का कारण कुछ और है। गवर्नमेंट कब से इसके अंदर बैठी हुई है, गवर्नमेंट ने किस प्राइस पर शेयर को लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट तो मार्केट में अपनी थोड़ी बहुत स्टेक सेल करेगी। और देखा जाए तो उसके बाद शेयर में अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली और अब 160 रुपये के आसपास है। और वो देखा जाए तो न्यूज़ इस कंपनी के लिए पॉजिटिव भी थी, क्योंकि OFS में रिटेल के साथ साथ इंस्टीट्यूट्स ने भी यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन किया, तो वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहा। फिर जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ भी ये बहुत बड़ा कारण बनेगा इस कंपनी की री रेटिंग का। अगर हम बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो सितंबर क्वार्टर के अंदर इस कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 37.9 रुपीज़ के आसपास की दिखाई दे रही है। और जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो इस साल लगभग कंपनी 7.40 के आसपास का EPS लाती हुई दिखाई दे रही है, तो जो कि ये बता रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर ये कंपनी लगभग 40 रुपीज़ की बुक वैल्यू के आसपास वाली कंपनी होगी, और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 18% के आसपास की होगी। तो देखा जाए तो कंपनी की यहाँ पर सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। फिर गवर्नमेंट का विशेष रूप से सेक्टर पर फोकस है, गवर्नमेंट के पास कैपेक्स है, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पर इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव दिखा रही हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर जो कंपनी का 160 का प्राइस है, यहाँ से अब कंपनी क्या आगे कितना टारगेट दिखा सकती है, उस पर भी हमें ज़रा नज़र डालनी होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के आधार पर। जैसा मैंने आपको बताया कि आरबीएनएल इस साल लगभग 40 रुपीज़ की बुक वैल्यू के आसपास होगा और लगभग 18% की ROE वाली कंपनी होगी। और देखा जाए तो कंपनी का शेयर प्राइस इस समय 160 रुपीज़ के आसपास है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी अपनी इस साल की बुक वैल्यू के लगभग 4 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। अब आप सोचिए
इंफ्रा सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली ये कंपनी, रेलवे सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली ये कंपनी जो 18% की आरओई पर बैठी है और जिसके लिए ऑर्डर विजिबिलिटी इतनी अच्छी दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखा जाए तो सेल्स के हिसाब से लगभग 3 के मल्टीपल पे यहाँ पर ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कंपनी को अगर अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से बुक वैल्यू का अगर 1/4 का भी मल्टीपल मिले तो लगभग 180-190 रुपीज़ के आसपास का तो टारगेट इसका बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म का निकल कर आ रहा है। और जिस हिसाब से इस सेक्टर की री रेटिंग हो रही है तो उस हिसाब से ये सेक्टर का लीडर होने के कारण इसकी भी री रेटिंग होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में ये आपको अपने बुक वैल्यू के लगभग 9 के मल्टीपल पे दिखाई दे, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का कंपनी को लगभग हाफ का यहाँ पर मल्टीपल मिले। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो 40x9 के हिसाब से लगभग 360 रुपये का भी टारगेट इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। किसी समय ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 1 या 2 के मल्टीपल पे भी थी, उस समय आपको नहीं लग रहा होगा कि कंपनी 3-4 के मल्टीपल पे भी आएगी। अब जैसे जैसे कंपनी की री रेटिंग हो रही है, बाजार के आगे बातें खुल रही हैं, तो मार्केट ने इसकी री रेटिंग करी, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी आने वाले समय में अपनी बुक वैल्यू के लगभग 9 के मल्टीपल पे हो, क्योंकि जब भी कंपनी महंगी नहीं होगी, कंपनी अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से डिस्काउंट भरी काम कर रही होगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, आरबीएनएल के अंदर सिटिंग करनी होगी। जब तक सेक्टर पॉजिटिव रहेगा, जब तक इन कंपनियों में तेज़ी रहेगी। और हो सकता है अभी बजट के आसपास आपको रेलवे सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को ये लगता है कि रेलवे सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट एक काफ़ी बड़ा कैपेक्स करेगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि गवर्नमेंट यहाँ पर इस सेक्टर को कोई ऐसा सेटबैक देगी जिसके कारण नेगेटिविटी हो। तो यहाँ पर आने वाला समय इन कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। और एक चीज़ तो अभी आप सब लोगों ने पास्ट में देखी है कि रेलवे स्टॉक 1-2 महीने के अंदर ही इतनी लंबी छलांग लगा गए थे, शेयरों ने लगभग अपने प्राइस को डबल कर लिया। तो वो ये भी बताता है कि आगे आने वाली रैली भी हो सकता है इससे भी शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी रैली आ जाए। तो आप लोगों को इसके अंदर जो इन्वेस्टेड हैं उन्हें आरबीएनएल के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आरबीएनएल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आरबीएनएल हो या इरकॉन हो या आईआरएफसी हो, इन सभी कंपनियों के अंदर आपको आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे सेक्टर में सुधार आपको और देखने को मिलेंगे, उसी तरीके से आपको इनके शेयरों में तेज़ी देखने को मिलेगी। और सच बात ये भी है कि पीएसयूज़ के वैल्यूएशन आज भी काफ़ी सस्ते हैं। अगर आप वैगन बनाने वाली कंपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को देखें तो उसमें जुपिटर वैगन जैसी कंपनी है, टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनी है या टेक्समैको रेल जैसी कंपनी है, तो आप देखिए वो अपने बुक वैल्यू के अच्छे खासे मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं। और ये तो इंफ्रा तैयार करने वाली कंपनी है, तो इनको भी अच्छे खासे वैल्यूएशन मिलने चाहिए। तो आप यहाँ से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इन कंपनियों को होल्ड कीजिए। आगे आने वाले समय में आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 6 महीने के अंदर ये कंपनी यहाँ से भी आपको डबल होती हुई दिखाई दे अपने फिनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।